नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। मेरा नाम मुबारक है और आज हमारे साथ जो हस्ती हैं राजेश तेलंग जी से बात करेंगे हम, जो दूरदर्शन से लेकर बड़े पर्दे से होते हुए अब आपके फोन टैबलेट तक पहुंच गए हैं। शांति सीरियल से 1995 में शुरू हुआ ये सफर देव, फैंटम, अय्यारी, पंगा जैसी फिल्मों से होते हुए अब दिल्ली क्राइम, बंदिश बैंडिट्स, मिर्जापुर के रमाकांत पंडित तक आ पहुंचा है। तो इस सब जर्नी पे और इनके अपने जीवन के प्रति नजरिए पे और बहुत सारी चीजों पे हम बात करेंगे। राजेश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मुबारक। और बहुत बहुत सबसे शुक्रिया। सबसे पहले आपको बधाई, जो एमी अवार्ड्स जीता है दिल्ली क्राइम ने, बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है, उसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत बड़ा अवार्ड है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पूरे मतलब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लिए ये एक बहुत हाँ, बड़ा अवार्ड है। बिल्कुल। तो हम सब लोगों के लिए ये एक अच्छी खुशखबरी है, और ये एक नए रास्ते भी खोलेगा सभी के लिए, मुझे लगता है। हाँ, मैं ये पूछना ही चाह रहा था आपसे कि क्या इस अवार्ड से आपको लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे यहाँ बन रहे हुए काम को भी स्वीकार्यता मिल रही है और इसका अभी फायदा होगा, या अभी हमें और काफी कुछ काम करना है इस पे? देखिए, क्या हम आ गए हैं उस पे? काम तो बहुत करना है हमें, जी। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये एक एक नजर जरूर पूरी दुनिया की हमारी तरफ बनेगी कि हम भी एक वर्ल्ड लेवल का काम कर सकते हैं, करने के काबिल हैं। तो जरूर इसका फायदा होगा और हमें और सीरियसली लिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी की बात करते हैं हम, एमी अवार्ड, दिल्ली क्राइम्स की, सॉरी। जब इसको आप अप्रोच कर रहे थे, तो क्योंकि घटना ये बहुत सेंसिटिव थी, तो रिची मेहता जी ने क्या कहा था एक्टर्स को कि हमें इस तरह से अप्रोच करना है ताकि इसकी सेंसिटिविटी बरकरार रहे? ये मतलब 2012 का वो जो पीरियड था, तो पूरे देश में एक आंदोलन सा खड़ा हुआ था इसके बाद। जी 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 जी। तो ये मतलब ऐसा एक स्लिपरी ग्राउंड था कि भाई इसमें आपको ऐसा भी नहीं होना है कि किसी भी एक सीन से लगे कि आप इनसेंसिटिव हो रहे हो। तो कुछ ऐसी एक खास ब्रीफिंग थी? जी बिल्कुल थी। और उन्होंने वो ब्रीफिंग तो क्या कहें, उन्होंने 4 साल इस पे रिसर्च किया था अच्छे से। और वो जो रिसर्च हमारे सामने पेश किया, बातें जो की, और जो स्क्रिप्ट लेके आए, उसको देख के ही लग रहा था कि ये बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल और बहुत ही डेलिकेटली और पूरी सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करने के लिए ये आ, उसी अप्रोच से चल रहे हैं रिची मेहता। और मैं उनके साथ काम करता रहा था, तो मुझे इस बात की श्योरिटी भी थी, क्योंकि उनके साथ मैं और भी प्रोजेक्ट्स कर चुका था। तो मुझे मालूम था कि वो बहुत अच्छे तरीके से सेंसिटिवली हैंडल करेंगे। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब लोगों के लिए ये कितना एक जुड़ा हुआ विषय था, और कितना एक हमारे लिए आज भी है। और वो और मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ, तो उस दौरान भी दिल्ली में ही था। तो किस तरह से हम सब लोग एक एक नई तरह की, मतलब एक जुड़ाव बना था, एक मुहिम सी बनी थी, उससे कुछ कानूनों में बदलाव हुआ है, वो है। और तो देखिए, लेकिन यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो शायद ये एक एमी अवार्ड मिलना एक रिमाइंडर है एक तरह से हम लोगों को, कि हमें और क्या महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए और क्या क्या करना बाकी रहा है। तो अभी आपने कहा कि हमें कुछ और काम इस फील्ड में करना है, काफी सारा काम करना है। तो क्या आप ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम लैग करते हैं? कि एक मतलब जो हिंदी सिनेमा है टोटल, वो लगभग, अगर कुछ कलाकारों को या कुछ फिल्मकारों को छोड़ दिया जाए, तो लकीर का फकीर है ही। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते इस सवाल को। तो क्या हमको लगता है कि हमें थोड़ा अपनी कक्षाएं बढ़ा लेनी चाहिए? क्या कुछ फिगर आउट करते हैं आप कि भाई ये समस्या है, इस पे हमें जरूर काम करना चाहिए? नहीं, मतलब मैं देखिए, अब लकीर का फकीर या एक घिसे पिटे ढर्रे पे चलना, या फॉर्मूला फिल्म्स या फॉर्मूला एक डिराइव करके चलना, वो शायद इनसिक्योरिटी की वजह से आता है, क्योंकि इतना सारा पैसा लग रहा होता है। तो लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज ही की जाए जो पहले काम कर चुकी है। तो वो बहुत स्वाभाविक सी बात है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन एमी अवार्ड डेली क्राइम को मिलना और इस तरह के काम को मिलना, ये एक नया आपके अंदर एक आत्मविश्वास भी जगाता है कि आप अपने विचारधारा पे सच्चे रह के काम करें, वो भी पहुंच सकता है लोगों तक। तो शायद ये आत्मविश्वास
बढ़ाएगा लोगों का एक नए नजरिए से और उस घिसे पेटे ढर्रे से अलग काम करने के लिए। बिल्कुल। तो आपने अपनी कुछ तैयारी की थी जब दिल्ली क्राइम का किरदार निभा रहे थे कुछ? जी, तैयारी के नाम पे रिसर्च कुछ पढ़ी थी, कुछ बातचीत की थी, और मैं थोड़ा बहुत जिन जिन पे मेरा कैरेक्टर बेस्ड था, एसीपी राजेंद्र सिंह साहब जो अभी रिटायर हो गए हैं, जी। और उस दौरान वो इंस्पेक्टर हुआ करते थे, तो उनसे मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की थी। अच्छा। मैं इस तरीके से करता रहा था, और क्या कहते हैं, जो पुलिस का थोड़ी छोटी मोटी वर्कशॉप जैसी भी की थी, जिसमें पुलिस की गतिविधियों, और मैं थोड़ा बहुत काम करता रहा था। मैं दिल्ली पुलिस की वर्किंग को थोड़ा जानता था, क्योंकि एक जमाने में मैं इंडिया मोस्ट वांटेड डायरेक्ट करता था, तो अरे। मेरा दिल्ली पुलिस से बहुत साबका रहा है। करीब मैंने 80 एपिसोड इंडिया मोस्ट वांटेड के डायरेक्ट किए थे डायरेक्ट। 15-20 साल पहले। ओके। हम्म। बढ़िया। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि सेकंड सीजन आ कब रहा है? ये अभी मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन आएगा जरूर, ये जरूर कह सकता हूँ। तो क्या मतलब शूट कुछ हो चुका है या अभी कागजों पर है, क्या क्या सीन है उसका, या नहीं, अभी कुछ देखिए, बताना मना है? मनाही है, मनाही है, लेकिन आएगा जरूर, ये आएगा मैं कह जरूर। सकता हूँ। हाँ। इतना एश्योरेंस हम अपने दर्शकों को दे सकते हैं कि आएगा हाँ। जरूर। हाँ। बढ़िया बढ़िया। ठीक है। आपकी जर्नी पर तो ललन टॉप पर काफी बातें हो चुकी जी है। जी 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 पहले भी आपने सौरभ जी के साथ लगभग 1 सवा घंटे का बहुत शानदार इंटरव्यू किया था। हम जी। दर्शकों से जरूर कहेंगे कि वो भी देखें। बहुत हाँ, अच्छा। उसका उसका लिंक भी डाल दें यहाँ पे आप। बिल्कुल बिल्कुल, हम लिंक भी डाल देंगे इसमें। तो वहां हुई हुई बातें रिपीट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। शांति 1995 में आया था, राइट? जी, नहीं, मेरे हजार। ख्याल से वो उसका पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था 1994 में, 15 फोर। अगस्त 1994 को पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, मुझे डेट भी याद बताइए। है। तो वो तब की बात है, 94-95 की। 1084 की माँ 98 में रिलीज हुई थी। जी जी। ठीक है, वो यानी पहली फिल्म। आपको काम करते हुए कुछ 25-26 साल हो गए हैं आराम से। जी जी जी। मेरा सवाल ये है आपसे कि चौथाई सदी की इस जर्नी में आपका काम गिना चुना ही नजर आता है। अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन कम। तो हम्म। क्या ये सिनेमा इंडस्ट्री के कुख्यात स्ट्रक्चर का कोई रोल रहा इसमें, या आपकी चॉइस का भी दखल था? मतलब क्या आपने ही सिलेक्टेड काम किया हो, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों का मिला जुला रूप है। अच्छा। ओके। कुछ ऐसा है कि लोगों तक मेरी काबिलियत पहुंचने में शायद वक्त लगा, समय लग गया। और कुछ ऐसा है कि, मतलब काबिलियत से मैं, मेरा तात्पर्य यह है कि मैं थोड़ा बहुत जितना भी कर पाता हूँ वो कर पा, उतना भी सोचने के लिए, हालांकि मुझे अपनी काबिलियत बढ़ाने का बहुत अभी भी जरूरत है, जिसमें मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन जितना कुछ भी था मेरे पास उतना भी नहीं था। और बीच बीच में मैंने कुछ कुछ ऐसे निर्णय भी लिए कि मैं टेलीविजन नहीं करूंगा, और जब मुझे टेलीविजन का काम मिल रहा था, और मैंने बीच में सब कुछ छोड़ के, क्योंकि मुझे मेरे पसंदीदा चरित्र नहीं मिल रहे थे, छोटे मोटे चरित्र मिल रहे थे, इस वजह से मैंने बॉम्बे छोड़ भी दिया, और दिल्ली में 5 साल तक कोई काम नहीं किया कैमरे के लिए, और पूरी तरह से थिएटर किया दोबारा से। मतलब रेगुलरली मैं कर रहा था बीच बीच में, लेकिन पूरा थिएटर में दोबारा से घुसा 5 साल के लिए। तो वो एक 5 साल का वक्फा वैसे ही गुजर गया इन 25 सालों में से, जिसमें मैंने कोई नहीं किया काम, क्योंकि मुझे जिस तरह का काम ऑफर हो रहा था वो मैं करना नहीं चाह रहा था। तो ये मिला जुला रूप है, ये मतलब कुछ मेरा भी योगदान है उसमें, और कुछ इस इंडस्ट्री के जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, कुख्यात स्ट्रक्चर का भी इसमें योगदान है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है अब जब ये सिनेमा दर्शकों तक पहुंचने के माध्यम बढ़ गए हैं, हम्म। तो इससे आप जैसे कलाकारों का फायदा हो रहा है जो शायद इतनी लंबी जर्नी में भुला दिए जाते? हमने देखा है 70s 80s के ऐसे कई सारे कद्दावर कलाकार थे जो वक्त के साथ फिर वो नहीं आ पाए आगे। पर आपकी पंक्ति के, आपके जो साथ के लोग हैं, मतलब हम गजराज राव को अचानक से हमें याद आता है, यार दिल से में एक छोटा सा रोल था, संजय हम्म। मिश्रा का कहीं एक छोटा सा रोल था। आज ये सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन सब जी की जी। मतलब एक अपनी आइडेंटिटी है। हमारे एक्चुअली ललन टॉप पे मैंने एक आर्टिकल किया था कभी कि अच्छा। नाम से नहीं, किरदार से जाने जाते हैं ये कलाकार। तो मतलब हम्म। ऐसा एक लिस्टिकल था जिसमें हमको पता होता था कि यार ये उस फिल्म का गुंडा है, या हम्म। ये जैसे जीशान अयूब की भी काफी दिनों तक पहचान रही कि वो रांझना का मुरारी है। मतलब हाँ। जीशान अयूब से कोई नहीं पहचान था, पर
जी जी। रांझना के मुरारी को सब लोग पहचानते। तो हम्म। ऐसे कलाकार जिनका काम बहुत अच्छा होता था, अब उनका नाम भी हो रहा है। तो क्या ये माध्यम जो दर्शकों तक पहुंच रहे हैं, अब आप टैबलेट पे देख सकते हैं, लैपटॉप पे देख सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हैं चलती बस में, तो ये सहज होने की वजह से रीच बढ़ गई है, फायदा हो रहा है ओवरऑल? डेफिनेटली एक एक वन ऑफ द मेजर रीजंस तो ये भी है कि लोगों तक पहुंच गया, और लोगों की फिंगर टिप्स में हो गया, आप तक जल्दी से पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा जो कंटेंट में बदलाव आया है वो भी एक वन ऑफ द रीजन, कि न सिर्फ ये इस रीच एक अपनी चीज है, लेकिन जो जो मुद्दों में और विषय में परिवर्तन हुआ है, उसने भी हमारे जैसे एक्टर्स के लिए जगह बनाई है। क्योंकि कहानियां अब सिर्फ हीरो के इर्द गिर्द नहीं घूमती, कहानियां सिर्फ चिकने चुपड़े अमीर चेहरों के आसपास नहीं घूमती, और छोटे शहरों में कहानियां केंद्रित हो गई, छोटे शहरों का नया भारत, उसमें कहानियां केंद्रित हो गई। और मतलब हीरो एक दर्जी भी हो सकता है, और हीरो एक मिठाई वाला भी हो सकता है जो मिठाई की दुकान चलाता है। तो इस तरह की चीजें हो गई, वो सिंघानिया और मल्होत्रा और जिस तरह के जो हेलीकॉप्टर से आते हैं वैसे नहीं रहे, लेकिन वैसा भी सिनेमा बनता रहा है और बनता रहेगा, और उसकी भी जरूरत है, मात्र इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक, हाँ, वो चौड़ा जरूर हुआ विषय, और वो जो परिप्रेक्ष्य था उस वजह से भी हमें फायदा हुआ। और खास बात यह है कि ऐसी कहानियों की स्वीकार्यता भी बढ़ी है, लोग अब देखते हैं ऐसी कहानियां, कनेक्ट भी महसूस करते हैं, जी। जो कि पहले इतना नहीं होता था। मतलब पहले तो एक डिमार्केशन थी कि पैरेलल सिनेमा है ये, ओमपुरी कर रहे हैं, शबाना आजमी कर रही है, पंकज कपूर कर रहे हैं, तो ये पैरेलल सिनेमा है। ठीक है, खान मंदू कपूर वगैरह कर रहे हैं तो ये मेन स्ट्रीम सिनेमा है। जी वो जी लकीर धुंधली हो गई है अब, जो कि बहुत अच्छा हुआ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। ये हुआ है, और ये लकीर मेरे ख्याल से होनी भी नहीं चाहिए थी। वो एक, वो एग्जैक्ट। पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा एक मूवमेंट की तरह से आया था। एग्जैक्ट। फॉर्म वाइज तो सेम ही चीज थी, था तो समझ तो सिनेमा सही ही। में चीज, बट चूंकि उस पे वो टैग लग गया, तो फिर हाँ ये होता था कि भाई कोई कॉफी हाउस में बैठ के जिस फिल्म पे चर्चा कर रहा है वो मासेस नहीं देख सकती, उनको जी तो जी। वैसी चाहिए जो पर्दे पे सिक्के उछाले जा सके। तो ये बिल्कुल एक क्लियर कट था कि भाई ये फिल्म हम इनके लिए बना रहे हैं, ये फिल्म हम इनके लिए बना रहे हम्म, हैं। अब सिनेमा सिनेमा की तरह बन रहा है, जो कि अच्छी बात है। तभी तो जी हम इतना अच्छा कंटेंट ड्रिवन सिनेमा देख पा रहे हैं। जी जी जी। और उसका फायदा न सिर्फ हम जैसे अभिनेताओं को हो रहा है, उसका फायदा बहुत मतलब जो इस सिनेमा के किसी भी आर्ट, किसी भी फील्ड में है, चाहे वो कैमरा में हो, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे वो किसी भी कोई भी विधा सिनेमा की हो, सभी लोगों के लिए एक फायदे की चीज है। बढ़िया बढ़िया काम जनरेट हो रहा है, तो ज्यादा लोगों तक रोजगार पहुंच रहा है, एक तरह से कह सकते हैं। हाँ, रोजगार भी, अपॉर्चुनिटीज भी, और अपने अपॉर्चुनिटी। आप को एक्सप्लोर करने का, आप क्या कहना चाहते हैं उसका मौका भी मिल रहा है। मैं एक, इट इट इज बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक, आप अगर आप, मैं इसको इस तरह से कहना चाहूंगा। सही सही, बिल्कुल। हम्म, दिल्ली क्राइम के डायरेक्टर रिची मेहता के साथ आपने पहले भी काम किया है, जिसमें से सिद्धार्थ आपकी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है। मतलब मेरे जी लिए, अगर आपका उनका कोलैब है, उसके जी वहां तक देखूं मैं, तो हम्म। उसके बारे में बताइए कुछ, ताकि हमारे जो दर्शक है, जो हिडन जेम टाइप फिल्मों की तलाश में रहते हैं, उनका कुछ भला हो जाए, वो खोज के देख ले सिद्धार्थ। देखिए, सिद्धार्थ बहुत छोटी सी, एक 1.5 घंटे की फिल्म है, जो अमेजोन प्राइम पे है, अगर कोई देखना चाहे तो। नोट कर लीजिए। हाँ, अमेजोन प्राइम पे है, और यूट्यूब पे भी है, मतलब आप पे पर व्यू ये करके जो देख सकते हैं, यूट्यूब का राइट। है उसमें भी है, बट अमेजोन का तो मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों के पास आजकल वो है, तो उस पे देखें। मैंने जो आपसे पहले जिक्र किया था कि मैंने 5 साल के लिए बिल्कुल कैमरे के लिए एक्टिंग छोड़ दी थी, जी। और 2006-07 से लेके करीब 11-12 तक, तो उस, तो क्योंकि मुझे जो चरित्र ऑफर हो रहे थे वो 3-4 सीन के, 2 सीन के, और बिल्कुल ऐसे थे वो, लॉयर, इंस्पेक्टर, डॉक्टर टाइप के, तो वो मैं करना नहीं चाह रहा था, मना कर दिया करता था। तो उसके बाद, उसी दौरान रिची मेहता मेरे पास ये वाली स्क्रिप्ट लेके आए, सिद्धार्थ, जिसके लिए उन्होंने कहा कि ये लीड रोल कीजिए आप इसमें। और और पहले अमल इसमें में एक छोटा सा रोल कर अमल चुके में थे। एक छोटा सा रोल किया था, और मैंने हिंदी डायलॉग्स लिखे थे। वो बाइलिंगुअल फिल्म थी, तो बिल्कुल। अंग्रेजी के नहीं, हिंदी के डायलॉग्स लिखे थे। और तो इसके लिए मेरे पास आए कि आप लीड रोल कीजिए और इसके डायलॉग्स भी लिखिए।
तो वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा, और मुझे लगा कि ये कमबैक करने का एक तरीका है। मेरे लिए वो बहुत ही एक्साइटिंग चीज थी। तो मैं पूरे जोर शोर से लग गया, और मैंने वो 2011-12 में फिल्म शूट की और 13 में रिलीज हुई। और तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है, और जिसने मुझे मेरी तरफ लोगों का ध्यान फिर से खींचा। क्योंकि वो आम दर्शकों तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिल्म मेकर्स तक जरूर पहुंच पाई वो फिल्म, और सारे फेस्टिवल्स में जा पाई, बहुत सारे मेजर फेस्टिवल्स में, वेनिस, टोरंटो और बीजिंग, और बहुत जगह उसको अवार्ड मिले। मुझे भी बेस्ट एक्टर 2 फेस्टिवल्स में अवार्ड मिला, एक बहुत बड़ा नॉमिनेशन मिला। तो उस वजह से मेरी एक अभिनेता के तौर पे जो फिल्म मेकर्स हैं और सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी नजर जरूर गई मेरे ऊपर। तो मेरे लिए वो एक आर्टिस्ट के तौर भी इवोल्यूशन, मेरे री इन्वेंट हुआ। मैं अपने आप को मानता हूँ कि मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक मौका था, जो फिल्म आज भी है, देखी जा सकती है। तो बिल्कुल, देखें प्लीज, जरूर मैंने उसको देखिएगा दोस्तों। हम्म, आप एनएसडी से आते हैं। इस संस्थान ने देश को एक से बढ़कर एक नगीने दिए हैं। खुद आपकी बैच में आदिल हुसैन हुए, जाकिर हुसैन हुए, आप हैं। जी ठीक है। जी। तो एनएसडी के दिनों का कुछ ऐसा किस्सा विस्सा याद आता हो कि यार ये बहुत मजेदार था, या फिर मजेदार के अलावा कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसने आपके जीवन को एक दशा दिशा दी हो, कुछ भी ऐसा। ऐसे एनेक्डोट हमें बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब हमारे दर्शकों को, यार तब ये हुआ था। अब एनएसडी के दौरान तो मतलब बहुत सारे किस्से होते हैं वैसे ही, जो हम लोग को जी साथ में सब लोग थे, तो एक रंगमंच के जो किस्से होते हैं और जो मजेदार किस्से होते हैं वो तो होते ही रहते थे। लेकिन एनएसडी एक सच में एक बहुत बड़ा योगदान देता है आपके जीवन में। आपको एक 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 नजरिया देता है, आपको एक सीखने का देता है। तो वो मतलब ऐसा कोई किस्सा अभी फिलहाल तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत मजेदार थे। शायद कोई थोड़ी देर में याद आएगा तो मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर एनएसडी एक मतलब इतना रेप्यूटेड संस्थान है कि वहाँ समय बिताना ही अपने आप में एक कमाल की जर्नी होती है। जी 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 जी। और हमें जैसे गुरुओं का, जैसे टीचर्स का उस वक्त साथ मिला, सानिध्य मिला, जी वो बहुत ही मतलब बड़े लोग थे। मतलब थिएटर के दिग्गज लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिला। बी एम शाह साहब, राम गोपाल बजाज साहब, बी वी कारन साहब, मोहन महर्षि साहब, मोहन उप्रेती जी, जी जी और मतलब यू नेम इट, जो जो भी थिएटर के, और बाहर के बैरी जॉन साहब, बाहर के रॉबिन दास साहब, और बाहर के लोग, अनुराधा कपूर जी, बाहर के लोगों मतलब देश के बाहर के भी बहुत सारे टीचर्स के साथ काम करने का मिला। वो बहुत बड़ी एक वॉइस एंड स्पीच की टीचर हैं, अब नहीं रही, सिसली बेरी, जिनकी किताब पूरी दुनिया पढ़ती है, उनके साथ वर्कशॉप करने का मौका मिला। तो जी बहुत जी सारे बहुत अच्छा अनुभव था। जी जी जी। इनके बारे में मुझे अशोक लोखंडे जी हैं जो इरफान साहब के बैचमेट थे, जी मैं जानता हूँ। तो उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी इनके बारे में मुझे बताया था। हाँ, मैं कौन? लेकिन सिसली बेरी को? जी जी जी। जी जी जी। बिल्कुल। अच्छा, मिर्जापुर के रमाकांत पंडित पर तो बहुत बातें हो चुकी है, हम उनको दोहराएंगे नहीं। मतलब मुझे तो लगता है कि आप जहां भी जाते होंगे तो आपको ही ज्यादा कोई ना जिक्र कोई। वही होता है। हाँ, और वही हाँ, होता होगा। और वो मिर्जापुर के रमाकांत पंडित में बहुत, एक सौरभ भाई के साथ ही जी, एक और आपके ललन अलग से टॉप हुआ पड़ा है, हुआ है। वो भी हाँ मुझे पता है। वो हाँ आप तीनों से, आपसे, शिवा जी से और हाँ। रॉबिन। ये मेरे अकेले का भी है एक। हाँ हाँ, वो तीनों से अलग अलग उसी दौरान बात हुई है, हाँ अकेले हाँ अकेले ही, पर हाँ हाँ। तीनों आगे पीछे बातें हुई है। जी जी। तो वो भी देखा हुआ है मैंने। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उस पर तो बहुत बातें हो चुकी है, हम क्या ही दोहराएंगे। मेरा सवाल कुछ और है। हम्म ये जो रोल था आपका काफी इंटेंस था, मतलब एक आदर्शवादी बाप जिसकी अपनी औलाद क्रिमिनल है। तो रमाकांत पंडित की जो पीड़ा है वो कई सीन्स में उसके संवादों से ज्यादा उसकी देह बोली से झलकती है। एक हम्म। दर्शक के तौर पर हम ये महसूस करते हैं। तो जी। मेरा सवाल ये है कि जब भी आप कोई ऐसा इंटेंस सीन करते हैं, हम्म। तो कट बोलने के बाद वापस रमाकांत से राजेश बनना कितना मुश्किल होता है। मगर मतलब अगर आपको सीन में इमोशन डालने हैं, तो जाहिर है राजेश का अस्तित्व उस पल में मिटा दिया गया। अब अगला हम्म। बंदा रमाकांत पंडित है, तो हम्म। वापस आना कितनी सहजता से होता है, या ये बरसों से आपने साध लिया है, कोई ऑन ऑफ स्विच है जो सीन खत्म होते ही किरदार से मुक्ति दिला देता है, या थोड़ा टफ होता है? नहीं, वो आमतौर पे मुक्ति दिला देता है तुरंत। देता है। हाँ। मतलब मैंने तो ये मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ जी जी। कि ये ट्रेनिंग का हिस्सा है अब कि आप
जितना देर आप चरित्र से बाहर आने में लगाएंगे ना, हो सकता है उतनी देर आपको चरित्र में घुसने में भी लग रही हो, ओके। क्योंकि आपको चरित्र में भी तुरंत घुसना है और तुरंत निकलना है। ये एक अभ्यास, एक अंदर एक आप कहीं एक बटन, एक स्विच बना पाते हैं, और वो बटन स्विच का मतलब कोई मैकेनिकल चीज नहीं है, जी। वो वो ऑर्गेनिकली आप बना पाते हैं। वो समय के साथ साथ लिया जाता है। मतलब कई सीन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत चैलेंजिंग हो, जी। किसी पर्टिकुलर सीन में कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हम्म। लेकिन आमतौर पे नहीं। आमतौर पर नहीं। हम्म। और ये ज्यादा अच्छा समझा जाता है कि आप जल्दी से स्विच कर सके। हाँ, देखिए, आप कर तो अभिनय ही रहे ना, जी। तो आप वो कोई ऐसा नहीं होता। देखिए, आमतौर पे कहते हैं कि आप चरित्र में घुस गए जी। और चरित्र को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, चरित्र को या अंदर अपने अंदर घुसा लिया। ये इस तरीके से मैं उसको नहीं लेता हूँ। मेरा ये मानना है कि आप चरित्र गढ़ते हैं, बनाते हैं, जैसे एक मूर्तिकार चरित्र बनाता है, तो वो फीलिंग आपकी और वो रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप वो चरित्र आपके अंदर कोई आत्मा की तरह प्रवेश कर जाता है। अच्छा, कुछ टफ कुछ आसान टाइप्स होता है, मतलब जैसे कि आपने अभी कहा कि कर तो एक्टिंग ही रहे, अभिनय ही कर रहे हैं, तो सब कुछ एक समान होना चाहिए। हम्म। पर क्या रोल रोल डिफर करते हैं कि यार ये सीन ज्यादा बिल्कुल, टफ है? बिल्कुल। बिल्कुल करता, बिल्कुल करता, क्योंकि बहुत से सीन होते हैं जो आपके अनुभवों से जुड़े हुए होते हैं। जी। आपके पास कोई ना कोई रहस्य होता है, लेकिन कई सीन होते हैं जो आपने कभी अपने अनुभवों में भी नहीं सोचा, या आपके ख्वाबों में भी नहीं आई ऐसी चीज। तो उस तरह के अनुभव को आप से गुजरना एक चैलेंज तो होता ही है। कुछ चरित्र होते हैं जो आप आसानी से अपने अंदर उनको उनको अपने आसानी से गढ़ पाते हैं, लेकिन कुछ चरित्र होते हैं जो आपसे बहुत ही अलग होते हैं, और उनके लॉजिक्स, उनकी थिंकिंग, उनकी विचारधारा, उनकी बैकग्राउंड आपसे बहुत अलग होता है। तो वो डेफिनेटली उसमें ज्यादा काम करना पड़ता है, जी। और वो उतना ही मुश्किल और चैलेंजिंग होता है। और एक एक्टर हमेशा कोशिश ये करता है कि अपने से भिन्न कितना मैं चरित्र को कर पाऊं। जैसे कि सिलेक्शन डे में मेरा जो चरित्र था, अगर आपने जी। देखा हो तो, जी। जी। वो मेरे से बहुत अलग है। मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, अच्छा। है ना। तो वो करना ज्यादा मुश्किल है, बजाय इसके कि रमाकांत पंडित से, क्योंकि रमाकांत पंडित की बहुत सारी विचारधारा, बहुत सारे वैल्यूज से मैं काफी आइडेंटिफाई करता हूँ। तो वो एक किसी किस्म की आसानी हो जाती है उसमें। इससे मुझे एक सवाल दिमाग में आया। मेरा एक दोस्त है आदित्य, अभी मेरी कल परसों इससे बात हो रही थी कि एक्टिंग जो है ये इनबिल्ट होती है, ऐसा उसका कहना था। हम्म। पर क्या ट्रेनिंग कितना कितना रोल अदा करती है इसमें, कि ट्रेनिंग का भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, 50-50 होता है, या सिर्फ आपके अंदर है वो तो फिर काफी है टाइप्स? देखिए, इसको इस तरीके से लेना चाहिए। ट्रेनिंग का 100% फायदा है, ट्रेनिंग के बिना आप कर ही नहीं पाएंगे। चाहे वो एक सिस्टमेटिक, एक फॉर्मल ट्रेनिंग से आप गुजरे हो, चाहे आप वो ट्रेनिंग इनफॉर्मल रही हो और ऑन द जॉब रही हो। दो तरह की ट्रेनिंग हो सकती है, कुछ इनफॉर्मल ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब होती है ट्रेनिंग, और कुछ आप एक सिस्टमेटिक फॉर्मल ट्रेनिंग से गुजरते हैं। तो ट्रेनिंग का तो जरूर ही फायदा है, लेकिन अब ये वो वाली बात है कि इनबिल्ट नहीं होता, जिसके अंदर है उसको उभारने की जरूरत है। हम पैदाइशी तो हर कोई बच्चा कलाकार होता है ना, जी। उस कलाकार को मार दिया जाता है समाज द्वारा, शिक्षा द्वारा। तो उस जो शिक्षा और समाज ने मार दिया है, उस कलाकार को ट्रेनिंग दोबारा से निकालती है जो आपके अंदर ऑलरेडी होता है। जी। और एक ये है डेफिनेटली, जिसमें सचिन तेंदुलकर बनने का एक बच्चे में है, तो वो तेंदुलकर ही बेटर बन पाएगा। तो जो आइंस्टाइन ने कहा था ना कि मछलियों को पेड़ में चढ़ने की क्षमता से मत नापो। उनका काम नहीं तो वैसी वाली बात है। लेकिन तो जो हर एक को हमें देखना पड़ेगा कि उस बच्चे में या हम में वो कौन सी विधा के लिए है, लेकिन हम सब कलाकार हैं, जी। ये मेरा मानना कलाकार है, कम हो बेश, कोई कम कोई ज्यादा, राइट? ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहते है। हैं सिनेमा जो है वो डायरेक्टर का माध्यम है और एक्टर का बैटल ग्राउंड थिएटर है, ऐसा कहा जाता है। सहमत है आप इससे? नहीं, दोनों में अलग अलग किस्म के चैलेंजेस हैं। अच्छा। आ, सिनेमा में ज्यादा मैनिपुलेशन किया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस के साथ,
आपको काटा छाटा जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, आपको किस वक्त दिखाया जाए या न दिखाया जाए ये एक निर्देशक निर्णय ले सकता है। लेकिन रंगमंच में वो थोड़ा सा संभव नहीं होता। हालांकि रंगमंच में भी बहुत सारी ऐसी तकनीक है जिसके जरिए जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर आपको जो चाहे वो करने दे, उसमें भी बांधा जाता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि रंगमंच में आप पूरी देर दिखाई ही देते हैं, और और एक ही गो में आप पूरी परफॉर्मेंस करते हैं, तो थोड़ा सा कहा जा सकता है कि रंगमंच में थोड़ा सा और अभिनेता का है। लेकिन अगर एक ईमानदार अभिनेता है तो वो किसी और के सीन में अपने आप को दिखाने की कोशिश भी नहीं करेगा जबरदस्ती, बिल्कुल। है ना? तो ऐसा, हाँ, मतलब वो, लेकिन मैनिपुलेशन की संभावना सिनेमा में ज्यादा है डेफिनेटली, आपकी परफॉर्मेंस के साथ ट्वीकिंग करना। तो इससे फायदा, घाटा भी होता है और फायदा भी होता है। कई दफा आपकी परफॉर्मेंस को निर्देशक ऐसे काट छाट के और बेहतर भी बना देता बिल्कुल, ये तो है। थिएटर की बात चली है, तो क्या आपको लगता है कि थिएटर का क्रेज नई पीढ़ी में कम हो रहा है, खासतौर से हिंदी बेल्ट में? है। अब ये पता नहीं, ये मुझे लगता है कि ये हमेशा की ये एक लड़ाई रही है। ये सवाल हर दौर के प्रासंगिक हमेशा रहा है। ही हमेशा ही रहा है कि हमारे वक्त भी कहते थे कि हम, उस जमाने में थिएटर का प्रेम अधिक था, फिर हम आके कहने लग गए कि अब वो था। तो ये शायद वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो जनरेशन गैप वाली बात है। रंगमंच, हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे संस्कृति का हिस्सा है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे संस्कृति का हिस्सा नहीं है रंगमंच उतना ज्यादा। तो वो जहां पे संस्कृति का हिस्सा नहीं है, जैसे कि संस्कृति का हिस्सा मूलतः तो बंगाल और महाराष्ट्र में ही है, मराठी थिएटर। है ना? उसके अलावा तो बाकी जगह इतना संस्कृति का हिस्सा नहीं है रंगमंच। तो ये वाला जो रंगमंच का स्ट्रगल है वो हमेशा से ही रहा है। जी। आपने संवाद भी लिखे हैं, कविताएं भी की हैं, जी। तो अगर आपको छूट हो तो क्या प्रेफर करेंगे, लेखन या एक्टिंग? पहला प्रेम टाइप्स क्या है? एक्टिंग पहला, तो प्रेम एक्टिंग ही है। मैं अच्छा। एक्टिंग के जरिए ही बाकी चीजें समझता हूँ। अच्छा। लेकिन ये है ना, थोड़ा सा लालची हूँ कि एक ही चीज में मेरे को पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जब एक्टिंग करता हूँ तो बहुत मिलता है, फिर कुछ रह जाता है तो वो राइटिंग में ले आता हूँ या निर्देशन कर लेता हूँ कभी कभी। वो जब वो कर रहा होता हूँ तो कुछ थोड़ा इधर रह जाता है। तो एक वो कंप्लीट क्या कहे ना, बनने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं बचपन से मैं गुरुदत्त साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, मेरे फादर बहुत बड़े फैन थे गुरुदत्त साहब के, और उन्होंने बचपन से हमें उनकी बहुत सारी फिल्में और उनके किस्से सुनाया करते थे। तो मुझे लगता है शायद उस चीज का प्रभाव है कि गुरुदत्त साहब सब कुछ करते थे, वैसा कभी कुछ कर पाऊं। अच्छा, मेरी एक क्यूरियोसिटी है कि क्या लेखन एक्टिंग में मददगार साबित होता है? बिल्कुल होता है, अच्छा। बहुत ज्यादा होता है। कैसे? और एक्टिंग लेखन में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। अच्छा, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत 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 ज्यादा, मतलब खास तौर पे मैं आपको बताऊं कि सिर्फ भाषा, आपकी जबान की बात नहीं है लेखन, और आपकी शब्दावली बढ़ाने की बात नहीं है। जी। आप को लेखन और पाठन जी। पठन के में आपको अलग अलग तरह के चरित्रों को समझने, उनको एनालाइज करने का भी मौका मिलता है, अलग अलग तरह की सिचुएशंस को भी मिलता है। तो एक एक्टर जब भी कोई स्क्रिप्ट पढ़ता है तो सबसे पहला काम तो उसका स्क्रिप्ट और उस चरित्र का विश्लेषण ही होता है, उसका एनालिसिस करना होता है। तो वो उस एनालिसिस में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है, और वो एनालिसिस आपके फिर एक्टिंग में आपको बहुत सहायक सिद्ध होता है। बहुत सारी। गुड। तो लेखन की बात चली और फिर आपने खुद ही पठन पाठन की भी बात की, तो पढ़ते हैं अभी भी खूब? अभी थोड़ा कम पढ़ पा रहा हूँ, मतलब साहित्य थोड़ा कम पढ़ पा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि बीच बीच में पढ़ पाऊँ। किताबें तो खरीदता ही रहता हूँ चाहे पढ़ नहीं पाऊँ, लेकिन क्योंकि अभी इतनी सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़नी होती हैं, और आप जैसा कि जानते हैं कि एक वेब सीरीज भी आप कर रहे हो तो 400-500 पेज तो खाली उसी के पढ़ने हैं। Exactly. तो इस तरह से अगर आपको कोई काम मिलना है, नहीं मिलना है, फिर भी उसको पढ़ना तो है, जी। तो स्क्रिप्ट्स काफी हो जाती हैं, तो उसमें बहुत वक्त चला जाता है। तो ये भी एक साहित्य है,
ये भी है। सिनेमा की स्क्रिप्ट पढ़ना भी एक साहित्य से कम थोड़ी है, तो वो एक मैंने अलग किस्म का साहित्य पढ़ रहा हूँ। हाँ, किसी दौर में 90s में स्क्रिप्ट छपा भी करती थी ना लोगों के लिए कि ये उस फिल्म की स्क्रिप्ट है, पढ़ लीजिए, डायलॉग छपते थे अलग से किताबों में। हाँ, तो अभी भी ऑनलाइन आपको ज्यादातर काफी फिल्मों की स्क्रिप्ट मिल जाएंगी। अभी जी जी। डेली क्राइम की भी आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी जी, ऑनलाइन। तो बहुत वो भी एक एक अपने आप में एक सिनेमा के छात्र होने के नाते एक वो बहुत बड़ी शिक्षा का हिस्सा है। बढ़िया। तो हमारे दर्शकों को कुछ दो चार ऐसी किताबें बता दीजिए जो आपकी प्रिय रही हो। ये बड़ा अच्छा होता है कि क्या। साहित्य, हाँ साहित्य में जी, आपको जैसा अगर नॉन फिक्शन, जैसे आपने पिछले इंटरव्यू में कहा है कि आप ज्यादा नॉन फिक्शन को मैं प्रेफरेंस। ज्यादा नॉन फिक्शन पढ़ता रहता हूँ। जी लेकिन हाँ, साहित्य में देखिए, मैं प्रेमचंद साहब को कौन नहीं पढ़ता, हरिशंकर परसाई जी को कौन नहीं पढ़ता। जी तो मेरे बहुत फेवरेट हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, जी। इसके अलावा मनोहर श्याम जोशी। अरे उनकी जो किताब, जो उपन्यास है, मेरे मुझे लगता है कुरु कुरु स्वाहा हर किसी को पढ़नी चाहिए। वाह, और उसके अलावा बहुत सारी हैं। अभी मैंने नॉन फिक्शन में एक किताब पढ़ी, वो छोटी सी है, 70 पेज की, मेरे ख्याल से आप जरूर पढ़ें, वो एडिटिंग पे है। जी और उसका नाम है ऑन द ब्लिंक ऑफ एन आई। तो ये एक बहुत फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ एडिटिंग आपको सिनेमा के बारे में जानने को मिलेगा, तो आप ये किताब जरूर पढ़ें। इनकी मुझे लिखी लगता हुई है है। ये वॉल्टर मर्च, आई थिंक उनका नाम है। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा सुझाव है दोस्तों, नोट कर लिया जाए। ठीक है, चलिए पठन पाठन पे बात हुई, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होते हैं। इधर नेपोटिज्म पे बहुत बहस हुई। हाँ, आपको क्या लगता है ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है, या इस सब्जेक्ट को थोड़ा ओवर प्ले किया गया, मतलब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से? क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं आप इस सबको, इनसाइडर इनसाइडर आउटसाइडर एंड ऑल? देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं उसको कोई आइसोलेशन में सिनेमा के तौर पे नहीं देखता हूँ। ये हमारे समाज में व्याप्त एक कुरीति है, जो जो समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त। और आप अपनी रिश्तेदारी और अपने क्या कहते हैं, जानकारी की वजह से कुछ अयोग्य लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हर क्षेत्र में होता है, और सिनेमा में तो अगर करने की कोई कोशिश भी करता है तो वो इतना कमर्शियल चीज है कि वो दो बार नहीं करेगा। एग्जैक्टली। एक बार अपने बेटे को लेके फिल्म बना लेगा, लेकिन फिर कितने करोड़ों रुपए का मैं नुकसान मैं कराएगा। यही कहना चाह रहा था। लेकिन ये वाली चीज मुझे जो सबसे ज्यादा खटकती है, वो राजनीति में खटकती है, अच्छा, क्योंकि उससे देश को फर्क पड़ता है। बिल्कुल सिनेमा में दो किसी के बेटे की फिल्में भी आ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता देश को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर राजनीति में अगर कोई अयोग्य व्यक्ति सिर्फ परिवार का होने की वजह से आता है, जी तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत हमें सिनेमा और एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और लॉयर का बेटा लॉयर और इस तरह की चीजों को सोचने से पहले हमें देखना चाहिए कि जो हमारे, नेता का जो बेटा। देश के निर्माता है, उन लोगों से ये कुप्रथा हटे, मेरे हिसाब से सबसे पहले। शुरुआत वहीं से हो। हाँ, क्योंकि सिनेमा के बारे में आपने सही कहा, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि उसमें अलग तरह के हित भी जुड़े हुए हैं, और जो भी है वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लोगों को दिखती है कि भाई हमने कितने ही स्टार किड्स देखे हैं जो नहीं चले, नहीं चलना था तो नहीं ही तो चले। दोबारा उनके, मतलब उनके पिताजी ने भी दोबारा उनके लिए फिल्म नहीं बनाई, फिल्म नहीं बना, एग्जैक्टली, पर जिसको किसी और को चलना लेकर था बनाई। फिर वो चल गया है। हाँ, तो तो यही। उनमें योग्यता रही होगी। तो कोई किसी का बच्चा है और योग्य है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई को दिक्कत भी नहीं, नहीं चाहिए। मतलब उसका उसको नुकसान भी ना होना कि किसी का नुकसान भी नहीं बच्चा होना चाहिए, होना वो भी। उसका जुर्म थोड़ी हो। हाँ, वो भी एक अन्याय है दूसरे किस्म का। एग्जैक्टली, बिल्कुल, आपने बहुत कमाल की बात कही कि सबसे पहले ये पॉलिटिक्स में ठीक हो तब बात की जाए आगे। हाँ, मेरे ख्याल से बाकी सब छोटी चीजें। जी जी। अच्छा, आप कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, उसके बारे जी, में मेरी बताइए। डॉक्यूमेंट्री, मेरा काम चल रहा है उसका। मैं एक बंदरों पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और वो उसके लिए मैंने करीब 18 घंटे के आसपास की फुटेज इकट्ठी की है। तो ठीक। अभी एडिट में 7-8 मिनट ही कर पाया हूँ, अच्छा वो है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान मैंने एक फिल्म बनाई, त्रिवेदी जी, अच्छा। शॉर्ट फिल्म, जो अभी संभवतः कुछ फेस्टिवल्स में जाएगी। और अभी मैं उसका जल्दी, मतलब सामने लेके आऊंगा लोगों के। तो हमें कब तक देखने मिलेगी? बट जितना जल्दी हो सके, अभी बस ऑलमोस्ट फाइनल काम पे है वो। अच्छा, तो अभी लॉकडाउन की बात की आपने, तो इस कोविड काल ने, जो लॉकडाउन हुआ, हम घरों में बंद हुए,
तो इस दौरान एक एक्टर और एक मनुष्य के तौर पर आप पर क्या कुछ असर पड़ा है, क्या कुछ बदला है? असर तो जाहिर सी बात है सब पर ही पड़ा है। तो हम्म। आपका अपना पर्सनल अनुभव क्या है, क्या बदला, क्या आपको लगा कि यार इंट्रोसेप्ट किया आपने? देखिए, वो मेरे ख्याल से हम सब लोगों का ये इस लॉकडाउन का, और अभी तक हम उस पूरी स्थिति से उभरे भी नहीं है, खबरें भी नहीं है। तो उसका टेक अवे मुझे यही लगता है कि देखिए, एक दूसरे से मिलना, आम जिंदगी जीना कितनी कीमती चीज है, जो हमको अब शायद महसूस हो रहा है कि आपके, अभी हम जूम कॉल में बात कर रहे हैं, जी जी जी। अदरवाइज आप और मैं बैठे होते बैठे होते बिल्कुल। और एक ही जगह होते तो कितना अच्छा होता। जी लेकिन अभी ये देखिए, जिंदगी और की छोटी छोटी खुशियां और पर्यावरण और इन सब के लिए एक नया नजरिया मेरे ख्याल से हम सब लोगों के जहन में आया है, और वो बदलाव लाएगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल लाएगा, और लाना भी चाहिए, क्योंकि हमें इम्पोर्टेंस पता चल गई कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी इंपॉर्टेंट हो कितनी सकती महत्वपूर्ण हैं। है, बिल्कुल। और इसमें आप, स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। जी, छोटे छोटे दो एक सवाल है और फिर आपका ज्यादा जी समय नहीं लेंगे, आप बिजी हैं। जी। हमारे जैसे सिनेमा प्रेमी जो है, वो आप जैसे कमाल के एक्टर्स का काम खोज खोज कर देखते हैं। राजेश तेलंग इस मामले में किसके फैन है? मतलब आपकी फेवरेट फिल्में, और वो फेवरेट होने की वजह वगैरह अगर आप बता सके तो हम उनको आपके नजरिए से देख लेंगे। नहीं, देखिए, मैं तो बहुत सारे मैं विदेशी, बाहर के बजाय मैं हिंदुस्तान के लोगों का अब बोलता हूँ। जैसे मतलब हम सब लोग तो नसीरुद्दीन शाह साहब, ओमपुरी जी, इन आमतौर पे, मुख्य तौर पे इन दो लोगों को ही से बहुत प्रभावित होकर बढ़े हैं। हालांकि मैं अमिताभ बच्चन साहब का तब भी, उससे पहले भी फैन था, जब मेरा इतना कला के तौर पे अंदर नहीं घुसा था, और उसके बाद अब तक हूं। तो ये तीन दिग्गज अभिनेता तो हैं ही। उसके अलावा कमल हसन साहब की हमेशा काम देखने की कोशिश करता हूँ, आमिर खान साहब का काम हमेशा देखने की कोशिश करता हूँ, और फिर इरफान भाई कितना बढ़िया काम करते थे, और कितनी दुखद बात है कि वो इतनी जल्दी हमारा, और कितना उनसे काम और निकलने की हो सकती थी। पुराने लोगों में गुरुदत्त, जैसा मैंने कहा जी कि आप उनकी सारी फिल्में देखनी चाहिए हमें। और मुझे लगता है किशोर कुमार, वो मुझे एक कंप्लीट आर्टिस्ट लगते हैं। उनके जितना, वो अगर हमारे पास चार्ली चैपलिन को का कोई जवाब है, तो मुझे लगता है किशोर कुमार साहब है। बिल्कुल। तो उन्होंने कितनी फिल्में, संजीदा फिल्में भी बनाई, जिसमें उन्होंने लिखा भी, निर्देशन भी किया। उनके बहुत सारे काम हैं ऐसे जो देखने चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे मतलब लोग हैं बाहरी फिल्मों में। मुझे एक सिनेमा पैराडी, जो एक फिल्म है जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि देखनी चाहिए, शिंडलर्स लिस्ट, जरूर देखनी चाहिए। गांधी कितनी बार देखी जाए कम लगती है मुझे। एटनबरो साहब की। हाँ। अच्छा, इधर सोशल मीडिया जो है वो कलाकारों के लिए फैन से इंटरेक्शन का जरिया कम और जहमत ज्यादा साबित हुआ है, ऐसा लगता है, दिखता भी है। हम्म। ट्रोलिंग कोई नई बात नहीं रह गई है। तो क्या हम्म। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एक्टर्स पर, और क्या आप इसका कोई हल देख देखिए, पाते हैं? मुझे लगता है कि शायद होता होगा। मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ कि मुझे ट्रोलिंग नहीं ही होती है, अच्छा। लगभग नहीं के बराबर होती है। लकी हैं आप। हाँ, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैं, अगर कुछ होता है तो मैं अवॉइड करता हूँ, अगर जरा सा भी, लेकिन वो बहुत ही 1% ही है। 99% मुझे जो भी मैसेजेस आते हैं, वो बहुत ही प्रेम भरे और वैसे होते हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा जी होता है। तो लेकिन मैं देखता हूँ हमारे कुछ साथियों के साथ, और जो भी कलीग्स हैं जिनको हम देखते हैं, चाहे जानते नहीं हो, लेकिन उन लोगों के साथ मैं देखता हूँ कि ऐसा होता है। तो ये, मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि मेरा इतना नहीं है। शायद मैं, मेरी उनके जितने मिलियंस में नहीं है, इस वजह से होगा ये। ये मुझे अच्छा। नहीं पता। पर इसका कुछ हल फिगर आउट कर पाते हैं आप, कि क्या ये हल तो नहीं हो सकता कि भाई कुछ बोलो ही मत, ये तो नहीं हल होगा? देखिए, इसका अब हल तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक एक ऐसी चीज है, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, और या कोई गलत संदेश पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे लगता है। और अदरवाइज कोई आपसे डिसएग्री करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आपकी किसी विचारधारा से कोई डिसएग्री करता है, तो पूरा हक है किसी को भी
डिसएग्री करने का था। बिल्कुल। आपकी कोई जैसे हर कलाकार का होता है, वैसा कोई ड्रीम रोल टाइप चीज है कि भाई ये करने को मिल जाए तो मजा आ जाए? देखिए, मैं वही फिर किशोर कुमार साहब मैं अच्छा। बोलूंगा कि उनकी अ, अगर कोई बायोग्राफी हो और उनका रोल करने को मिले क्या तो बात। उससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता मेरे लिए काम। लेकिन शायद मेरा चेहरा मोहरा वैसा मैच नहीं करता है कि अगर वो बनी भी उनपे कभी तो वो करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो लेकिन मुझे कोई कभी कास्ट नहीं करेगा। तो लेकिन एक इंटरनेट की आप बात चल रही थी और इस तरह की बात चल रही थी, तो मैंने अक्सर बहुत से लोगों ने कहा है कि रवीश कुमार साहब पे अगर कोई बायोग्राफी बने तो आप करें। क्या बात। ये मुझे बार बार कमेंट देखने को मिलता है वक्त वक्त पे। तो रवीश कुमार जी पे कुछ बनेगी तो मैं जरूर करना चाहूंगा। ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन हाँ, मैं कुछ इस तरह का काम करना चाहूंगा जो जो थोड़ा कॉमेडी हो और जिसमें एक गहराई भी हो साथ में ही, एक जैसे चार्ली चैपलिन वगैरह उनकी धूल तक भी पहुंच पाए तो कितनी बड़ी बात होगी। तो बेसिकली हमको ये इंटरव्यू जो है देश के चुनिंदा फिल्मकारों तक पहुंचाना है। अरे प्लीज पहुंचाइए। क्या आपका कोई मैं कनेक्शन? बहुत वक्त से मैंने कॉमेडी करना चाहता हूँ। मैं थिएटर में मैंने बहुत कॉमेडी की है और अच्छा। मैं खुद कार्टून बनाता रहा हूँ। मेरे बड़े भाई साहब कार्टूनिस्ट थे, तो मेरे अंदर वो एक सटायर और वो थोड़ा स्वतः आता है जैसा मेरा मानना है। और मैं वो थोड़ा बहुत अभी कॉमेडी में ट्राई कर पाया हूँ, तो मैं और करना चाहूंगा। मुझे हमेशा संजीदा और ऐसे सीरियस से और एंग्री गुस्सैल से चरित्र मिलते रहते हैं। बिल्कुल, हम भी ऐसा मैं देखना नहीं हूँ। चाहेंगे आपका ये पक्ष। बिल्कुल, बहुत सुनकर ही अच्छा लग रहा है कि ऐसा भी कुछ हम देखेंगे नियर फ्यूचर में। आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है, चलते चलते ये बता दीजिए। देखिए, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं बोल नहीं सकता। बाकी हमारे कुछ सीरीज जो की हैं उनके सबके कुछ कुछ अगले सीजन्स आने ही हैं। अच्छा। और इसके अलावा एक फिल्म की है मैंने, पगलैट, वो आनी है जल्दी। ओके, तो ये सब आ रहा है। दिल्ली क्राइम आ रहा है सेकंड सीजन, क्या सिलेक्शन डे भी आएगा? सिलेक्शन डे का मैं अभी ऑफिशियली नहीं कह सकता। जहां तक मेरा ख्याल है मिर्जापुर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है मिर्जापुर तो आना ही है। और बंदिश बैंडिट का भी शायद ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। बहुत तो बढ़िया। इस तरह से 5 एक सीरीज है मेरी, उनमें से 3 का तो आएगा ही। बहुत बढ़िया। चलिए, आपने हमें इतना समय दिया और इतनी अच्छी बातें की, इंसाइटफुल, हमें नॉलेज भी बढ़ी और मजा भी आया। आपका बहुत अरे बहुत शुक्रिया और थैंक यू, थैंक यू। शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। और आप आपको टैलेंट टॉप से जुड़े हैं ही और मिलते ही रहेंगे इस मंच पर हमेशा। जी, मुझे बहुत खुशी होती है ललन टॉप में आके। और हमेशा ऐसा लगता है जैसे बहुत ही एक ऐसे घर में ही बैठ के बातचीत हो रही है, जी लेकिन मानी फेज बातचीत हो पाती है। जी जी जी। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं, ऐसी दिल की बातें हैं जो करने का मौका सिर्फ ललन टॉप पे ही मिलता है। जी, शुक्रिया। इसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।